रिकॉर्डिंग और आप जी चलिए, सर। थैंक यू मैम। तो हम लोग अभी सारी 2 पॉइंट पे ही बात करेंगे कि एज ए कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को आपको बहुत जानना जरूरी है। ये वैसा ही हो जाता है जैसे कि आम भाषा में हम लोग कहते हैं एक दूसरे को कि खास करके एमएलएम इंडस्ट्री में अब वो व्यक्ति आ रहा है सामने से टोपी पहनाने के लिए, यानी कि वो कोई प्रोडक्ट सेलर है और आपके पास आ रहा है और आपके जान पहचान वाला है, या आप एक नए व्यक्ति को प्रोस्पेक्ट क्रिएट करते हो और उसके पास हिमोहिम लेके जा रहे हो। तो इस तरह का ख्याल आता है क्योंकि आप उसके पास वो चीज वो नॉलेज देने वाले हो जो डुप्लीकेबल नहीं है, जो एक इन्फ्लुएंस पैदा नहीं करने वाला है, क्योंकि आप जब उसके पास जाओगे तो हीमोहिम की सारी वैज्ञानिक जानकारियां उसके सामने रखो और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वो आप उसको एक एजुकेशन दोगे हीमोहिम के बारे में, फिर वो आपको आगे से जवाब देगा कि ठीक है आप इसका लिटरेचर छोड़ दीजिए या मुझे इसकी एजुकेशन ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर सबसे कठिन क्योंकि प्रोडक्ट आपका महंगा है, सैंपल के तौर पर कुछ प्रोडक्ट दे दीजिए, मैं यूज करूंगा, बताऊंगा आपको। तो ये कोई भी सप्लीमेंट न्यूट्रिशन ऐसा रिजल्ट फॉर्म नहीं करता कि इंस्टेंटली चुटकी बजाते ही आपको उसके इफेक्ट आए। इस तरह की टेस्टिमनीज जो भी व्यक्ति देते हैं वो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जहां तक मैं तो वही, क्योंकि एक क्लियर स्ट्रिक्ट हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, मैम ने भी स्पीकिंग ट्री पे, कि हम आप एथिकली वर्क करेंगे तो चुटकी बजाते ही कुछ काम नहीं होता। हायर एक्सपेक्टेशन के साथ जो भी चीजें बताई जाती हैं उनको मैं मान्यता नहीं देता हूं, तो उसमें समय लगता है। अब क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो एज ए कंज्यूमर भी और एक प्रमोटर और डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, तो आप जो प्रोडक्ट बताने जा रहे हो उसका इस्तेमाल खुद से स्वयं कर लें, कम से कम 1 महीना। तो आपको जो रिस्पॉन्स आने वाले हैं, बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट, लोग बाजार में आपके प्रोडक्ट की टेक्निकलिटी नहीं खरीदते हैं, वो आपके प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन नहीं देखते हैं, लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी, बेनिफिट बेनिफिट फीचर्स देखते हैं, है ना? एक महंगी कार भी बिकती है बाजार में, एक छोटी कार भी बिकती है। बाजार में एक छोटा मोबाइल भी बिकता है और जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी ईएमआई पे एप्पल का मोबाइल लेते हैं, क्योंकि ड्यू टू फीचर्स, उसके अंदर फायदे क्या हैं। सो पीपल डोंट बाय योर प्रोडक्ट, वो क्या खरीदते हैं? प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं फायदे। समझ रहे हैं ना कितनी आसान बात है? तो फायदे कब पता चलते हैं? जब हम इस्तेमाल करें। तो आप जब हीमोहिम को इस्तेमाल करते हो तो 3 की पॉइंट आते हैं, 3 की पॉइंट हैं हीमोहिम के। फर्स्ट, फिजिकल एंड्योरेंस को चेंज करता है, विद इन ए वीक फिजिकल एंड्योरेंस को चेंज करता है। यानी आपका ट्रस्ट लेवल किससे बढ़ेगा कि हमें, आपको एनर्जी लेवल चेंज होगा, बहुत सारे ऐसे आपको वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेंगे, क्योंकि अभी तक तो नहीं था, सडनली आपको एनर्जी चेंज होगी। एनर्जी एक की पॉइंट है, उससे आपको अंदर से फील आता है यस ये काम कर रहा है। दूसरा, यदि आप एक नॉर्मल इम्यूनिटी के साथ में, नॉर्मली एक नॉर्मल हेल्थ के साथ में जी रहे हैं, सो आपको चीजें कुछ डिले हो सकती हैं, लेकिन यदि किसी को 3 चीजों का इफेक्ट हमारे शरीर पे हमेशा रहता है, हर आम आदमी के पास ये शिकायत है, आईबीएस, आईसीडी और सेलिएक डिजीज, यानी इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम। आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होता है, पाचन क्रिया सही नहीं है, कभी गुड़गुड़ होता है, कभी लूज मोशन होता है, कभी गैस बनती है, कभी कंस्टिपेशन होता है, कभी सिर दर्द होता है, कभी कुछ होता है। दूसरा आईसीडी, उसके भी सिम्टम्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इंटेस्टिनल कॉरेंट डिजीज, यानी आपके इंटेस्टाइन में कुछ लंबे समय से कुछ ज्यादा चीजें घटित हो रही हैं, उसके सिम्टम्स भी आ रहे हैं लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो।
आपको खट्टी डकारें आती हैं, आपको पेट में जलन होती है, आपको कंस्टिपेशन होता है। हो सकता है आपके एनल में, रेक्टल सिस्टम में जलन होती हो, आपको अल्सरेशन होता है, आपको इन्फ्लेमेशन होता है, आपको सिर दर्द, माइग्रेन इसलिए होता है कि आपका पैंक्रिया पे लोड बढ़ता है, लीवर पे लोड बढ़ता है। तो इस तरह की कॉरेन डिजीज, ठीक है? और या फिर सेलिएक डिजीज। तो ये सेलिएक डिजीज भी ऐसे ही है जहां पर आपके ज्यादातर खाने में ग्लूटीन पाया जाता है। जब आप ग्लूटीन का एक्सेसिव इंटेक करते हो, और क्योंकि हमारा आंतें उतना काम नहीं कर रही हैं, तो और हमारे खाने की व्यवस्था उतनी संतुलित नहीं है, तो ये चीजें हमें एक डिसऑर्डर के रूप में आती। 3 फायदे आपको 1 महीने में मिल जाते हैं हीमोहिम से। आप ये 3 फायदे बताइए अननोन पर्सन को, आपके प्रोस्पेक्ट को, कि भाई, क्योंकि ये 3 दिक्कतें तो सभी को हैं। कोई है इसमें अपनी पूरी मीटिंग में, या कभी 1000 की मीटिंग, 100 की मीटिंग, कभी भी आप हैंड रेज़ कराइए। मैं आपको 58 सभी पार्टिसिपेंट्स को बोलता हूँ इंक्लूडिंग मी, मुझे तो बिल्कुल है, दिक्कतें होती हैं। तो आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सिर दर्द ना होता हो, जिसको पेट में जलन ना होती हो, जिसको चेस्ट बर्निंग ना होता हो, जिसको एसिडिक प्रॉब्लम ना होता हो, कंस्टिपेशन, मोशंस ठीक से ना आते हों, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ये सारी चीज़ें नहीं होती? आप में से कोई भी एक हैंड रेज़ कर सकता है। और अगर जवाब नो में है, तो आप समझ जाइए कि आपको ज़रूरत है। किसकी? आपको ज़रूरत है हीमोहिम की। आप हीमोहिम 1 महीना खा लीजिए, और इन फ़ायदों को लेकर, यदि आपको ये फ़ायदे होते हैं, इन फ़ायदों को लेके आप चले जाइए अननोन पर्सन के बाद, आपका प्रोडक्ट जो है शेयर हो जाएगा। तो ये है हीमोहिम की खासियत, क्योंकि हीमोहिम हमारे शरीर में जाकर हमारा जो ब्लड का साइटोकाइन सिस्टम है, उसको इम्प्रूव करता है। साइटोकिन मीन्स कोशिकाओं के बनने और खत्म होने की जो प्रक्रिया है। तो जब आप ब्लड टेस्ट कराते हो, उसमें बहुत सारे इम्यूनोसाइट्स और ये सारी चीजें लिखी रहती हैं। तो आपके जो डब्ल्यूबीसी कितना परसेंटेज होना चाहिए, आरबीसी कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें वो करता है। वो कैसे करता है कि साइटोकाइन को इम्प्रूव करता है। मैं थोड़ा उल्टा बता रहा हूँ आज। साइटोकाइन को इम्प्रूव करता है आपका इम्यूनिटी सिस्टम, यानी आपका इम्यून सिस्टम एजुकेट हो जाता है। वो एजुकेट कैसे होता है? आपके बोन मैरो में जो एन के सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल, जो कि ज्यादातर हमारी असंतुलित जीव दिनचर्या की वजह से सुप्त अवस्था में होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एजुकेट करना शुरू करते हैं। वो ये सारी चीजें स्टार्टिंग पॉइंट वहां से होता है। तो ये जब घटित होता है, तो ये 20 से 21 दिन का समय लेता है। तो एक पैकेट यदि आप हीमोहिम का इस्तेमाल करते हो, तो आप एक अननोन पर्सन को विदाउट हीमोहिम की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिए, या किसी डॉक्टर का या एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का सहारा लिए बगैर आप हीमोहिम को प्रमोट कर सकते हो। हीमोहिम के और भी बहुत सारे फायदे हैं लॉन्ग ड्यूरेशन में, लेकिन कभी भी उन हायर एक्सपेक्टेशन, यानी अतिशयोक्ति, अति लालच जिसको कह सकते हैं आसानी से, उसमें आकर ऐसी चीजें ना बताएं, क्योंकि बॉडी टू बॉडी रिजल्ट वेरी करते हैं और इसमें समय लगता है। हो सकता है किसी को 3 महीने में समय आए और आप 1 महीने में एक चमत्कारिक रिजल्ट बता दो उनको कि ऐसा हो जाएगा, और नहीं हुआ, तो आपका ट्रस्ट लेवल उस व्यक्ति से कम हो जाएगा, तो आपको दिक्कत होगी। थैंक यू सो मच मैम। शॉर्ट में इतना ही बता सकते हैं, और इससे ज्यादा हमें जानने की शायद आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीपीटी एजुकेशन सारी आपको हीमोहिम की मिल चुकी है। हाँ, कोई क्वेश्चन होगा तो आगे चल के हम उसको कैटर करेंगे। जी मैम। थैंक यू सो मच सर। आई बिलीव इतनी जानकारी से हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में, विदाउट हैविंग वेरी हायर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बोथ द साइड, हमारी तरफ से भी और सामने वाले को मिलने वाले बेनिफिट की तरफ से भी, हम अगर डिलीवर नहीं करते कि आज आपने लिया और 15 दिन में आप के ऊपर जादू हो जाएगा, तो अगर हम ये चीज नहीं डिलीवर करेंगे, तभी हम ट्रस्ट फैक्टर के साथ एक लॉन्ग ड्यूरेशन में काम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए बुलाना चाहूंगी डॉक्टर मुकुल सरकार सर को।
जिन्हें हम अक्सर सुनते रहते हैं। बहुत ही बेहतरीन अंदाज है उनका अपने प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करने का। ही एंजॉयज वाइल गिविंग द सेशंस। बहुत ही अच्छा लगता है डॉक्टर सरकार को सुनना। तो डॉक्टर सरकार, हम जानना चाहेंगे कि अगर लेमैन में, जैसा कि हमने हीमोहिम को सीखा, वैसे ही अगर लेमैन में, एक आम बोलचाल की भाषा में, हम किसी को स्पाइरुलिना के बारे में बताना चाहें कि वो उन्हें क्यों लेना चाहिए, उन्हें कैसे फ़ायदा पहुँचा सकता है, बिना टेक्निकल नॉलेज दिए हमें वो कैसे बताना चाहिए? प्लीज़ हमें बताएँ। वेलकम सर। धन्यवाद मैम। उपस्थित सभी एटोमियंस के हार्दिक अभिनंदन करते हुए सभी को नमस्कार। स्पिरुलिना अगर किसी लेमैन को बताना है तो इस तरह से कह सकते हैं कि स्पिरुलिना एक ऐसा पादप है, ऐसा सूक्ष्म पादप है जो हमारे भोजन, पूर्ण भोजन कह सकते हैं। पूर्ण भोजन इसलिए कहेंगे कि इसके अंदर 18, आप 4 या 5 चीज को रट लीजिए कि इसमें 18 टाइप के अमीनो एसिड है, 5 टाइप के इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, 15 प्रकार के फैटी एसिड है, 13 प्रकार के मिनरल्स है, 12 प्रकार के विटामिन है, और इसके अंदर है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये पोषण और फाइबर है। तो ये पोषण के लिए या हमारे भोजन के लिए यही सब चीजों की जरूरत होती है। तो एक स्पिरुलिना में जो सूक्ष्म पादप है, जो किसी तरह के हानि नहीं पहुंचाता, और इसको जब आप लेते हैं तो आप एनर्जेटिक फील करते हैं। पहले दिन से आपके पेट ठीक रहने लगता है। आप जितने भी हमारे, या ये कहे, शरीर का जो निर्माण है वो एक कोशिका से शुरू होता है। कोशिका के बाद टिश्यू, तो टिश्यू के बाद सिस्टम। ये सेल्स लेवल पे, कोशिका लेवल पे काम करता है। कोशिका के रिपेयर करने से लेके उसको पोषण देने और ऊर्जा निर्माण करने का काम करता है। जैसे हम सामान्य रूप से भोजन में हम सलाद लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, ये सब इसलिए लेते हैं कि हमारे को जो अमीनो एसिड है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, ये नहीं। तो इन सभी का अगर मिश्रण करें तो अगर हम ये कहें कि एक स्पिरुलिना ही काफी है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो स्पिरुलिना एक पूर्ण आहार है, इसलिए WHO ने भी यही कहा है, यूनेस्को ने भी यही कहा है। तो ये सबसे संक्षिप्त जवाब मेरे पास ये है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर सरकार। अगर मैं इसे सम अप करना चाहूँ तो मैं ऐसे कहूँगी कि सेहत की भरपूर थाली अगर किसी को देनी हो, सेहत की भरपूर थाली अगर किसी को देनी हो, तो उसको दिन में 2 कैप्सूल स्पाइरुलिना के लेने की आदत अगर पड़ जाए, तो वह कहना ही क्या। और दाम भी वाजिब है, भारत का बना हुआ है, भारत के लिए बना है और भारतीयों के लिए बना है। सो इस एंगल से भी अगर हम इसमें कुछ अपना इमोशनल कंटेंट डालते हैं, तो हम बहुत ही जल्दी और सच्चाई के साथ, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो अतिशयोक्ति है या जो हायर एक्सपेक्टेशन वाला है। ये सारे फैक्ट्स हैं, लेमैन में हमने समझे, लेमैन में हम समझाएंगे आम बोलचाल की भाषा में। तो आपका कनेक्शन विद द प्रोस्पेक्ट या जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ इंसान है, जो इस प्रोडक्ट को यूज करके आपको कहेगा दिल से शुक्रिया, तो तब आपका और उनका भला होगा ही होगा। सो आज का सेशन एक क्वेश्चन आंसर सेशन को मैं ऑन करती हूँ। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से वार्म वेलकम। और अब आप हैंड रेज कर सकते हैं। मेन 2 प्रोडक्ट्स को लेमन में कैसे एक्सप्लेन करना है, वो अब आपके सामने आ चुका है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हुए आप लोग प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चंस लेंगे, उन 3 के आंसर्स देंगे। देन नेक्स्ट सेगमेंट में 2 या 3 क्वेश्चंस एंड उनके आंसर। और
अकॉर्डिंगली हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। सो पहला हैंड रेज हुआ है अभिजीत सर का। अभिजीत सर, आपके पास अनम्यूट का रिक्वेस्ट आ गया, आप अपनी बात कह सकते हैं। यस यस, थैंक यू गीता मैम। आवाज आ रही है? जी, परफेक्ट सर। ओके, थैंक यू थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन था, जो हीमोहिम हमारा है प्रोडक्ट, ये हम एक 3 इयर्स की छोटी बच्ची है, इट जस्ट 3 इयर्स ओल्ड, एंड उसके फेस पे एक्जिमा करके है कुछ, लाइक मेडिकल टर्म्स में बोला जाए तो कुछ टर्म मेरे को अभी इतना याद नहीं आ रहा है, बट एक्जिमा टाइप है। सो कैन वी रिकमेंड हीमोहिम टू हर? बिकॉज कंपनी में मैंने बात किया था या किसी लीडर से, तो उन्होंने कहा था कि 3 इयर्स इज वेरी स्मॉल एज, सो वी कांट गिव। सो उसके थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए था। थैंक यू। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट हैंड रेज हुआ है इनविंसिबल शत्रुघ्न, शायद नेम है, मैं कंप्लीट पढ़ नहीं पा रही हूँ, अगर गलत पढ़ा हो तो माफी चाहूंगी। सर प्लीज आप अपनी बात कह सकते हैं। हेलो, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग सर। एक क्वेश्चन है, एक 6 to 8 ईयर का चाइल्ड है और वो डायबिटिक है, 4 पॉइंट्स पे रह रहा है। वो सुबह शाम दोनों टाइम उसको जो है इंसुलिन इंसर्ट होती है, तो हम उनको हेमोइम सजेस्ट कर सकते हैं? कितनी सजेस्ट कर सकते हैं और रिजल्ट टेंटेटिवली कितने टाइम में आ सकता है? ओके, राइट, प्लीज बी विद अस एंड आपको जरूर इसका आंसर मिलेगा। अगला हैंड रेज है बिस सर का। सर प्लीज आप अपनी हेलो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू मैडम, सभी ऑटोमेट्स को मेरा प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे किसी जानकार को मैंने इस पारोना दिया था और उन्होंने कहा मुझे कि उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो आई जस्ट वांट टू नो द रीजन कि व्हाट रीजन वुड बी बिहाइंड इट। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सो नाउ अब आपके सामने 3 क्वेश्चंस हैं, 2 हेमोहिम को लेकर के और एक स्पाइरुलिना को लेकर के। तो उसी मोड में जैसे सर ने हमें हेमोहिम समझाया, हेमोहिम के आंसर के सर दे देंगे और स्पाइरुलिना के आंसर डॉक्टर सरकार से हमें मिल जाएंगे। सो प्लीज ओवर टू यू ट्रेनर्स। सो थैंक यू मैम। जैसा कि सवाल पूछा गया, पहला सवाल है 3 साल की बच्ची को क्या हम हीमोहिम दे सकते हैं? पर्टिकुलर वो जो प्रॉब्लम बताया है वो भी मैंने सुना है। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। देखिए, ये हीमोहिम के साथ नहीं, आप इस चीज़ को सभी लोग नोट भी कर सकते हैं, इन फ्यूचर डायरी में मेंटेन करके आप अपने टीम को भी बता सकते हैं। किसी भी तरीके का सप्लीमेंटेशन, ठीक है, वो पैडियाट्रिक यूज के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। जैसे कि यदि किसी बच्चे का इलाज करना हो तो प्रॉपरली आप पैडियाट्रिशियन को दिखाएंगे, पैडियाट्रिक डिपार्टमेंट में जाएंगे, एक बच्चे के डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो ज्यादा फायदा होगा। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बच्चों को एक नॉर्मल डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो अगर वो डॉक्टर सही है तो रिकमेंड करते हैं पैडियाट्रिशियन के लिए, है ना? अगर कुछ नॉर्मल चीज है तो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, अन्यथा वो पैडियाट्रिशियन के लिए रिकमेंड करते हैं। कारण क्या है? बच्चों का बढ़ता हुआ शरीर होता है, बहुत सारी संरचनाओं का बदलाव हो रहा होता है शरीर में, और उसकी वजह से अगर आप एक, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, जैसे हम पैसिव इनकम पे काम करते हैं ना, पैसिवली इम्यूनिटी पे अगर कुछ बच्चों को देना चाहते हैं तो वो उनके नेचुरल ग्रोथ को डिस्टर्ब करता है, यानी उनकी इम्यूनिटी को इरिटेट कर सकता है। तो ऐसे केसेस में बच्चों क्योंकि आपको हीमोहिम कोई भी सप्लीमेंटेशन 15 साल से ऊपर के लोगों को ही देना है, रिकमेंड करना है। यदि कोई ऐसा स्पेशल केस है तो आप जहां आप अच्छा समझते हैं वहां से एक गाइडलाइन लीजिए और अपने पैडियाट्रिशियन के पास जाइए। वो यदि रिकमेंड करते हैं तो इसके बच्चों के लिए इसकी रिकमेंडेड डोज सिंगल काफी है, एक हीमोहिम काफी है, और अल्टरनेट डे में देना है, डेली नहीं देना। एक दिन छोड़ के एक दिन दे सकते हैं और एक ही हीमोहिम दे सकते हैं। तो ऐसा आप नहीं बताएंगे, आप उस हीमोहिम का प्रोडक्ट के नॉलेज के साथ, एजुकेशन के साथ आप पैडियाट्रिशियन के पास जा सकते हैं
और या आप अपने मेंटर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर जो आपका अपलाइन है उससे बात करा सकते हैं, या उनको बता सकते हैं क्या सर मैं ये इसकी थेरेपी दे सकता हूँ हीमोहिम की। तो बच्चों के मामले में, सभी के मामले में ध्यान रखना है, लेकिन बच्चों के मामले में मैं बता देता हूँ, ये सभी लोग भी सुन सकते हैं। हीमोहिम, यदि आपको स्किन डिसऑर्डर है, उसके लिए हीमोहिम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 2-3 सावधानियां आपको बरतनी पड़ती है। कोई भी किसी भी तरह का आप सर सेंट एक ड्रग होता है जैसे कि एविल, कोसाविल या एलिग्रा, जो खुजली या किसी तरह के एलर्जी को रोकते हैं, इस तरह के जो ड्रग होते हैं, ठीक है? या स्किन की ट्रीटमेंट के लिए कुछ ऐसे वीकली फ्लुकोनाजोल वगैरह इस तरह का ड्रग चलता है, या किसी तरह का पेट के लिए कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए अल्बेंडाजोल वगैरह इस तरह का कोई ड्रग चलता है, ऐसा कुछ चल रहा है तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा। हीमोहिम के साथ किसी भी तरह का स्किन ट्रीटमेंट के लिए जो आप दे रहे हो वो चल रहा है तो बंद करना पड़ेगा। धूप में नहीं जाना है, सोलर रेडिएशन से पूरी तरीके से अपने आप को क्लोज रखना है, जिनको भी स्किन की समस्या है और हीमोहिम ले रहे हैं, क्योंकि हीमो जो स्किन को ठीक करता है, जो सब्सटेंस, वो सोलर रेडिएशन के साथ में इरिटेट करता है आपको, ठीक है? और उसको धूप को, जो सवेरे की धूप उसमें फायदा करती है, तो आपने दिन भर नहीं, धूप मतलब सूरज ना निकला हो, एक सनलाइट आई हो हल्की सी, तब आप वॉकिंग कर सकते हैं, और उसके बाद पूरे दिन अपने शरीर को धूप से बचाना है। यदि कोई जरूरी है जाना बाहर, तो आप पूरे शरीर को, बॉडी को कवर कर सकते हैं। तो जो बच्चे के लिए आपने पूछा है, आप एक बार पेडिट्रिशियन से बात कर सकते हैं, ठीक है? सेफ है, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन इशू ना आए, क्योंकि बच्चों को आप कुछ भी चीज दोगे, एक भोजन भी अलग से दे दोगे ना ज्यादा, वो भी सॉरी, वो भी उनको नुकसान करेगा। एक नियमित मात्रा में देना, तो वहां पर पेडियाट्रिक क्योर की जरूरत होती है, एक गाइडलाइन की जरूरत होती है, तो आप पेडियाट्रिशियन को पूछ के दे सकते हैं। दूसरा सवाल है डायबिटिक पेशेंट को, अब आते हैं जिन लोगों को डायबिटीज है और बड़े लोग हैं, 15 साल से ऊपर हैं, किसी भी तरह का लाइफ डिसऑर्डर है, उनको आप हीमोहिम सभी को दे सकते हैं। रिकमेंडेड वही है, एक सवेरे खाली पेट और एक शाम को खाना खाने से पहले, उससे ज्यादा नहीं लेना किसी भी लालचवश, क्योंकि इंसानों को लालच जल्दी होता है, जल्दी फायदे होते हैं, तो 2 ही लेना है, एक सुबह एक शाम, सुबह खाली पेट और एक शाम को डिनर से पहले। इसमें ऐसा कुछ नहीं है किसी को इंसुलिन चल रहा है या किसी को मेटफॉर्मिन चल रहा है, किसी को 500 mg चल रहा है, 1000 mg चल रहा है, या किसी को कौन सा मेडिसिन चल रहा है, किसी तरह का हीमोहिम का किसी मेडिसिन के साथ में किसी तरह का काउंटर इंडक्शन नहीं है, या किसी भी बीमारी की और दवाइयों के साथ। सिर्फ और सिर्फ यहाँ दोबारा मैं डिस्प्ले उसके प्रिकॉशन के रूप में बोलता हूँ कि हाँ, जिसको आप स्किन प्रॉब्लम में उसको हीमोहिम दे रहे हैं, तो पहले से जो दवाइयां ले रहा है स्किन को ठीक करने की, वो सारी उसे बंद करनी पड़ेगी, ठीक है सर? तो बाकी आप किसी भी चीज में आप हीमोहिम सुबह शाम दे सकते हैं, एक एक खाली पेट कोई दिक्कत जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पाइरुलिना को लेकर के बिस सर ने पूछा है कि किसी को उन्होंने रेकमेंड किया और लेने के बाद कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट वो बता रहे हैं, शिकायत। तो डॉक्टर सर प्लीज अब आप बताएंगे कि स्पाइरुलिना में कॉन्स्टिपेशन के क्या वजह हो सकती है? डॉक्टर सरकार। एस्पिलुना लेने के 1-2 दिन मेरे यहाँ पे भी ये शिकायत आई है, तो मैंने उनको यही कहा है, इससे ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ केवल मैंने उनसे यह कहा है कि आप 2-3 दिन इसको लगातार लीजिए, 2-3 दिन बाद ये जैसे ही बॉडी
पहचानने लग जाएगी कि एक नई चीज ले रहे हैं। और मुझे जहां तक है, जो मेरा अनुभव है व्यक्तिगत, जितने भी ये कैप्सूल है जो जिलेटिन के बने होते हैं, ये इसमें कंट्राडिक्शन करता है, कॉन्स्टिपेशन बनाता है, या इरिटेशन जो हो रहा है। ये कैप्सूल के जो खोल है, अगर वो जिलेटिन का बना है, तो उसके वजह से किसी किसी को ये हो सकता है एड्सल, और किसी चीज से स्पिल होना से ऐसा कोई नहीं आया। तो मैं उनसे ये कहता हूँ, अभी इसकी ये खोल को जो है, इसको हटा के इसको आप अपने सब्जी में मिला के इसको खाएं। अगर कैप्सूल खाना खाने के बीच में जो लेना होता है, तो आप सब्जी में मिला के खाएं। आप अपने आटा में गूंद के रोटी बना लें। इस तरह से भी मैं रिकमेंड करता हूँ। लेकिन एक दो दिन ये आता है, सो मैंने 2-3 पेशेंट के जो दिया है, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आज थोड़ी ऐसा लग रहा है पेट। मैंने कहा कुछ नहीं, आप कैप्सूल जो खोल है उसके वजह से ये हो सकता है, और कोई डरने की बात नहीं है इसमें। जी सर, थैंक यू सो मच। अब हम और क्वेश्चंस ले सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई भी सवाल है जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं, तो आपके सवालों का टू द पॉइंट आंसर में देने की हमारी पूरी कोशिश होगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपने सवाल पूछा और जो हमारे ट्रेनर्स की तरफ से, हमारे पैनलिस्ट की तरफ से जवाब दिया गया, वो आपके सवाल का संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं है, तो उस अवस्था में मैं आपको यही रेकमेंड कर सकूंगी कि आप अपने एक्टिव अपलाइन एंड सेकंड नंबर पर एटमी स्माइल ऑफिसर से जरूर बात करें, अपने सवाल का एक प्रॉपर आंसर देने के लिए। क्योंकि जो एक बेस्ट पॉसिबल आंसर हमें हमारे पैनलिस्ट से मिला है, हमारी नजर में वो एप्रोप्रिएट है। सो हैंड रेज हुआ है रुपेश जी का। रुपेश जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। वेलकम। गुड इवनिंग मैम। जी सर, नमस्कार। गुड इवनिंग ऑल लीडर। मैं रुपेश कोलकाता से बात कर रहा हूँ जी। मुझे विश्वकर्मा जी से एक क्वेश्चन करना था। एक्चुअली 2 क्वेश्चन करना है। एक तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए हमारा कौन कौन प्रोडक्ट सजेस्ट करना बेहतर होगा, ये जानने का है। और बोन मैरो सिचुएशन में हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं। अभी कुछ सप्लीमेंट हम लोगों का एटमी शॉपिंग मॉल में है क्या, उसके लिए भी थोड़ा जानकारी लेना चाहिए चाहता हूँ। जरूर सर। जी मैम। सर एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। जी। सीमा खरे जी का हैंड रेज हुआ था, वो शायद अभी चले गए हैं। तो एजुकेशनल सेंटर लीडर सुमन वालिया मैम का हैंड रेज हुआ है। मैम प्लीज आप अपनी बात कहें। वेलकम। हेलो जी मैम। हाँ जी मैम। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैम मेरे ना ये जो बाजू है या वैसे तो दोनों बाजुओं में मेरे हो रही थी बहुत ज्यादा पेन और स्वेलिंग हो जाती थी। तो जैसे क्रैम्प बढ़ते हैं ना, ऐसे हो गया। और फिर मेरी बड़ी बेटी ने जिम ज्वाइन करा तो उसके भी ऐसे हो गया। तो मैंने तो जिम ज्वाइन नहीं करा था, पता नहीं एज के कारण ऐसे हुआ या कैसे हुआ। तो मैम आपकी उससे एज क्या मैंने है, क्या वगैरह बुरा ना माने तो? हाँ जी मेरी 52 है जी। अभी 52 मतलब कि पूरी नहीं हो जाएगी। और कोई ऑलरेडी डिजीज जैसा तो नहीं चल रहा? अगर क्योंकि डॉक्टर सरकार जब भी बात करते हैं किसी टॉपिक पे, हाँ तो जी पहला मैं डॉक्टर साहब से मैं लेती रहती हूँ मैं मेडिसिन उनसे। तो मेरे एक्चुअली मेरे शुगर है। ओके। तो मेरे ऐसे ना भी जैसे शोल्डर या बाजू ऐसे कई जगह से स्वेलिंग आ जाती है, कई जगह से ऐसे होता है कि अंदर की तरफ चले गया स्किन, तो बहुत तेज ऐसे पेन होती है। और ऐसी मेरी बेटी ने अभी परसों ही उसने जिम ज्वाइन करा तो उसके भी ऐसे ऊपर से शोल्डर सूज गए और उससे बाजू हिलाई नहीं जा रही थी। तो फिर मैंने उसको ना पानी गर्म करके बोतल में गर्म पानी करके दिया, उसने सेक करा और थोड़ा तेल लगाया
पेन किलर ऑयल, तो उससे थोड़ा ठीक हुआ। तो जब ऐसे हुए तो फिर क्या करना चाहिए? जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। अगला हैंड रेज है सीमा जी का। सो सीमा जी, आप प्लीज अपना सवाल पूछ सकते हैं, उसके बाद हम सारे सवालों के जवाब लेंगे। सीमा जी। हाँ जी, हेलो। हाँ गीता जी। मैम, नमस्ते। नमस्ते दीदी। हाँ जी, ये क्वेश्चन था कि जैसे हम डाइट प्लान ले रखा है, उसके साथ हम स्प्रुलिना ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो किस तरह से ले, मतलब उसको वेट कम करने के लिए। ओके, इसके अलावा कोई और सवाल? नहीं, यही पूछना था कि किस तरह से हम ले सकते हैं स्प्रुलिना को, अगर हमने डाइट प्लान ले, इसके साथ हम कैसे इसको यूज करें। ओके जी। हाँ जी, बस यही पूछना था मेरे को। नेक्स्ट हैंड रेज है वर्मा जी का। सर, आप अपनी बात कह सकते हैं। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। हेलो। हाँ जी सर, बताएं। नमस्कार सभी बच्चों के। हम जानना चाहते हैं कि एस्पोनिना प्रेगनेंट को दे सकते हैं कि ना, पर जो लेडीज प्रेगनेंसी में है उसको दे सकते हैं कि नहीं, और दूध पिया रहा है उसको दे सकते हैं। ओके, तो आपका क्वेश्चन है कि अगर कोई एक प्रेग्नेंट लेडी है तो स्पाइरुलिना उन्हें दे सकते हैं या नहीं, एम आई राइट? हाँ जी सर। हाँ हाँ, राइट। इसके अलावा कुछ और? दूसरा है कि जो मान लिया कि जो बच्चा के जैसे प्रेगनेंट है उसके बाद बच्चा हो गया है और दूध पिया रहा है बच्चा को, तो उस समय दे सकते हैं कि नहीं? अच्छा, ठीक है सर, अभी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट जोसेफ जी का हैंड रेज है। सर, आप पूछें, इसके बाद हम आंसर्स लेना स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग गीता मैम, जी, गुड इवनिंग। एंड गुड इवनिंग ऑल लीडर्स। मैम, मेरा क्वेश्चन था कि मेरा एक रिलेटिव है, वो 16 ईयर से बेड रिडन है, पैरालिसिस, तो उसके लिए क्या मीन्स अपन दे सकते हैं? कोई और भी ट्रीटमेंट चल रहा है क्या उनका? हाँ, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है सर, लेट्स सी हम आपकी कैसे मदद कर सकेंगे। थैंक यू। यस, ओके मैम। सो हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं। पहला है के सर से, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम और बोन मैरो से जुड़ा हुआ क्या ऐसा प्रोडक्ट दिया जा सकता है, सवाल पूछा था रुपेश जी ने कैलकाटा से। तो ऑल्दो सर हेमोहिम के बारे में आपने इंट्रोडक्शन में ये सारा पॉइंट कवर कर लिया है, और शायद रुपेश जी लेट ज्वाइन किए थे, तो इसको हम आंसर करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जी मैम, तो मैं आंसर करूं मैम? जी सर। ओके, देखिए रुपेश जी के आंसर पर जाने से पहले एक और चैट बॉक्स में मैंने देखा, जिसके लिए पहले हमने क्वेश्चन को आंसर किया था, रिप्लाई दिया था क्रेडिबल शत्रुघ्न जी का। सर, आपके 8 साल के बच्चे को इंसुलिन चल रहा है, मैंने क्लियर बोला है, जहां बच्चों का मामला है आप अपने पेडियाट्रिक या जो एमडी फिजिशियन है उनको रिवील करके कि ये प्रोडक्ट है, क्या सर दे सकते हैं, इसके बारे में ऐसा सुनना है, तो डॉक्टर आपसे मांगेंगे तो उनको आप रेफरेंस देख सकते हैं पबमेड का, ठीक है, एनसीबीआई पबमेड का। आप गूगल पर नॉर्मली पबमेड या एनसीबीआई डालिए, वहां पर ये यूएस गवर्नमेंट की एक साइट है जहां पर डॉक्टर विजिट्स करते हैं अपने रेफरल और रिसर्च के लिए, तो वहां पर हीमोहिम के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, डायबिटिक पेशेंट को कैसे देने के, क्योंकि पेडियाट्रिक है, वो बच्चा है छोटा, जिसके लिए रिकमेंडेशन, इवन कोई क्रिटिकल इलनेस है, किसी प्रॉपर एक मेडिकल मैनेजमेंट में चल रहा है, क्लिनिकल मैनेजमेंट में, तो डॉक्टर को आप अपने फिजिशियन को दिखा के ही लेना है, ठीक है सर, इसलिए मैंने उतना ही बताया था आपको, ठीक है सर। अब आते हैं अर्थराइटिस, रेमनॉइड अर्थराइटिस के बारे में जो रुपेश जी ने पूछा है, और बोन मैरो के लिए सर हीमोहिम बिल्कुल दे सकते हैं। अर्थराइटिस
या जिसको रेमनॉइड अर्थराइटिस है या कोई कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, इस तरह के जो चीजें हैं, जैसे मैम ने भी एक सवाल पूछा है, उनको क्रैम्प्स आ रहे थे, बेटी को भी क्रैम्प्स आ रहे थे। हीमोहिम आपका इम्यूनिटी पे काम करेगा। बाकी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आप हीमोहिम के साथ में न्यूट्रास्यूटिकल और ओमेगा 3 जरूर लीजिए, ठीक है, सप्लीमेंट। क्योंकि उम्र के साथ साथ या आप बीमार रह रहे हैं या आपको हार्मोन डिक्रेशन हो रहा है या आपको माइक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, कमजोरी रही, जो भी रहा है ना, कुछ तो रहा होगा उस। तो जब भी कोई माइक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है या एज उम्र की वजह से हमारे जो मेम्ब्रेन है, चाहे वो आर्टरीज की हो, टिश्यूज की हो या फिर वो नर्व्स की हो, ठीक है, नर्वस सिस्टम की, तो जो मेम्ब्रेन है वो वीक हो जाती है। उस मेम्ब्रेन को अच्छा करता है, तंदुरुस्त बनाता है, उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, उसके थिकनेस को मेंटेन करता है ओमेगा 3, ठीक है। तो ओमेगा सिर्फ वो आपका ट्राइग्लिसराइड जो रेशियो या आपका कोलेस्ट्रॉल, उन चीजों के लिए ही अच्छा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उनका जो माध्यम है, जो नसें हैं, आर्टरीज हैं, धमनियां हैं, उनको भी मजबूत करता है। इसी तरह से मसल्स में क्रैम्प इसलिए आता है कि आपकी मसल्स जो हैं वो उनको पूरी तरीके से वो मेंटेन नहीं है। तो पूरे बॉडी का मेंटेनेंस के लिए उसका नाम ही है एसेंशियल फैटी एसिड, तो ये जरूरी होता है ओमेगा 3, ठीक है। और एक एडिफिकेशन मैं कर देता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, जैसे सर ने बताया, डॉक्टर सरकार सर ने और बिष्ट सर ने पूछा था स्पाइरुलिना के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, इस पॉइंट को हम लोग मिस कर रहे हैं, इस पॉइंट को कहीं कवर नहीं किया जाता है। आप कभी किसी तरीके से अपने आप को नरिश करने के लिए, नर्चर करने के लिए जब सप्लीमेंट लेते हैं, फूड सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, तो आपका बॉडी में डिहाइड्रेशन होना, ये इसका एक सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि आपका वाटर इनटेक आप मेंटेन नहीं करते हो। क्योंकि जब भोजन की अच्छी मात्रा शरीर में जाएगी, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए हाइड्रेशन की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है एक सही मात्रा में। यानी आप जो पानी पी रहे हो, वाटर इनटेक कर रहे हो, उससे थोड़ा पानी ज्यादा आपने पीना है, आपको कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि पानी पीने के 3 तरीके होते हैं, है ना, ड्रिंक, गल्प और सिप। तो आप जो गल्प करोगे, गटागट पीना, वो एक रॉन्ग वे है। ड्रिंक कर ले तो वो भी ठीक है, लेकिन सही तरीका है पानी को सिप करके, प्यास लगे ना लगे आप पानी कंटिन्यू पीते रहो। जब जरूरी है कि जब आप खाने के साथ साथ एक सप्लीमेंट के तौर पर कुछ प्रोडक्ट ले रहे हो, तो आपको अपना वाटर इनटेक मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ऐसा करते हैं तो ये कंस्टिपेशन वगैरह ये स्पाइरुलिना के साथ नहीं है, और भी प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो होगा। तो 2 चीजें होती है, एक कंस्टिपेशन, एक होता है आपको मोशंस आना। तो जिसका बॉडी ज्यादा एसिडिक है उसको कुछ मोशंस का आवाज हो सकता है, वो नेचुरली है, क्योंकि बॉडी डिटॉक्स होती है। तो वो निकलेंगे कहाँ से, रास्ते तो वही हैं, या तो स्किन, पसीने के द्वारा या मल के द्वारा, तो वो एक नेचुरल है। लेकिन जो डिहाइड्रेशन वाला है वो इसलिए होता है कि आप जब सप्लीमेंटेशन पे जाते हो तो वाटर इनटेक आपको बढ़ा देना चाहिए। सो ये मेरा पार्ट मैंने कवर कर दिया। और कोई क्वेश्चन है मैम तो पूछ सकते हैं। सर, आपकी इसी बात से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं बीच में इंटरप्ट करके पूछना चाहूंगी कि जी। क्या ऐसा है कि जब हम बिना प्यास लगे सिप करके पानी पीने की एक हैबिट डेवलप कर लेते हैं, जी। प्रोसेस में क्योंकि मुझे प्यास नहीं लगी और मैंने एक हैबिट बनाई है और मैं पानी पीती ही जा रही हूँ, क्या इस वजह से मेरी बॉडी से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्लश आउट हो जाएंगे? जी नहीं, आप यदि शिप करके पानी पीने की आदत डाल रहे हो तो आपका हाइड्रेशन बॉडी का प्रॉपर होगा, और आपको जो भी आप खा रहे हो,
एक नेचुरल फूड खा रहे हो या सप्लीमेंट ले रहे हो, वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन होगा और आपका बॉडी से किसी तरह का डिके नहीं होगा सिप करने। हाँ, आप जब ड्रिंक करते हो या वाटर को गल्प करते हो, गटागट पीते हो, ज्यादा पीते हो, उससे जरूर है एक दिक्कत आती है, ओवर ब्लोटिंग बॉडी में होना शुरू हो जाता है। यानी आपको एसिडिक कंपोजिशन की वजह से ही सिस्ट या पथरी वगैरह कुछ नहीं होता है, बल्कि आपकी किडनी गल्प करके जो वाटर पीते हो आप गटागट करके, उसकी वजह से आपकी किडनी ओवर प्रेशर की वजह से सिस्ट भी हो सकते हो, उसमें पॉलीसिस्टिक सेल्स जो होते हैं कंपोजिट होता है, यानी पथरी भी बन सकती है उसमें आपको, और आपके नेफ्रॉन्स के ऊपर स्कैर्स भी आ सकते हैं, जिसको फोकल सेगमेंटल स्कैर्स बोलते हैं, वो भी आ सकता है। तो पानी गटागट करके पीना एकदम ही गलत है। वो पानी हमारे शरीर को लगता भी नहीं है, क्योंकि जो पानी पीने की प्रक्रिया, सरलता से समझाता हूं आपको आसानी से, आपको तुरंत पेशाब जाना पड़े, तुरंत यूरिनेशन के लिए जाना पड़े, इट मीन्स आप अपने ऑर्गन्स को ओवरब्लोट कर रहे हो और उस पर प्रेशर डाल रहे हो। और शिप अगर करके पानी पीते हो तो आपको यूरिनेशन के लिए जल्दी जल्दी नहीं जाना पड़ता है। इसका मतलब आपके ऑर्गन्स एक नेचुरल प्रोसेस में है, आपको कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हो उनके ऊपर। ठीक है ना? थैंक यू सो मच सर। जी मैम। थैंक यू। आई थिंक दिस वाज आइसिंग ऑन द केक कि एक एड ऑन पॉइंट है जो जनरली कोई नहीं पूछता, और ऐसा भी माना जाता है क्या ये पूछने की बात है, लेकिन वाकई कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको पूछना लाजमी है सबकी सेहत के लिए। तो अगला सवाल था सीमा खरे जी का कि अगर कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहा है तो उसको हम स्पाइरुलिना दे सकते हैं या नहीं, डॉक्टर सरकार? जी मैम, दे सकते हैं। इसके अंदर वेट बढ़ाने के लिए ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो आपका वेट बढ़ाएगा। ले और सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही 2 कैप्सूल अ डे? जी। थैंक यू सर। सर अगला क्वेश्चन भी आप ही के लिए है डॉक्टर सरकार। डॉक्टर केपी सर ने पूछा था कि क्या हम एक प्रेग्नेंट लेडी और एक फीडिंग मदर, इन दोनों को अगर रेकमेंड करना हो तो क्या हम स्पाइरुलिना उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। ओके। स्पाइरुलिना तभी होगा, कोई भी साइड इफेक्ट अगर आता है तो इसका नहीं, स्पाइरुलिना के जो इंग्रेडिएंट है उसके अनुसार किसी को किसी तरह के नुकसान किसी भी उम्र में किसी भी अवस्था में उसको नहीं आना चाहिए, कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। और एटॉमी का जो प्रोडक्ट है वो कंटामिनेटेड नहीं है, तो इसीलिए आप निश्चिंत होकर रिकमेंड कर सकते हैं किसी को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और जोसेफ जी का सवाल था कि 16 इयर्स से पैरालिसिस का एक उनके जानकार हैं जो पैरालिसिस से अफेक्टेड हैं, तो उन्हें वो क्या प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर सकते हैं? सो इसका जवाब आप जो भी ठीक समझे दे दीजिए, डॉक्टर सरकार या के सर जी, जो भी ठीक समझे। एनीबडी, थैंक यू। ओके, सो डॉक्टर सरकार सर, परमिशन है? जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर सरकार सर की पर्सनैलिटी, मेरे बचपन में एक डॉक्टर को पास हम जब जाते थे, विजिट करते थे, मिश्र जी थे, डॉक्टर मिश्र गांव में, उनको कहते थे, वो नाड़ी देख के सब कुछ बता देते, लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी और मतलब आधा पेशेंट तो उनके व्यवहार के कारण ही ठीक हो जाता था, वैसे ही है। तो ठीक है सर, मैं आपकी परमिशन से इनके रिप्लाई करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पहले कुछ चैट में एक दो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनका छोटा सा रिप्लाई मैं कर देता हूँ। पहला सवाल चैट बॉक्स में मैसेज में लिखा था, इजाजत है मैम? बहुत शॉर्ट में मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो जी सर। जी, थैंक यू। अस्थमा पेशेंट, ब्रोंकल अस्थमा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या किसी को
बताते हैं, जैसे कि आसान भाषा में लंग्स में पानी आ गया, सांस लेने में दिक्कत होता है, तो लंग्स से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस अस्थमा है या और चीजें, ये आप हीमोहिम और ओमेगा का सेवन करिए। हीमोहिम सुबह शाम और ओमेगा भी सुबह शाम। लेकिन इंस्टेंट रिलीफ के लिए अस्थमैटिक अटैक बहुत सीवियर होता है, एक हार्ट अटैक की तरह ही ये आपको रिएक्ट करता है। सो जब भी आपको सांस लेने में दिक्कत हो, खास करके जो अस्थमैटिक है या अस्थमा है जिनको, या स्नोफिल रेट जिनका बढ़ता है, स्नोफिल रेशियो जिनका बढ़ जाता है ब्लड में, सर्दी जुकाम रहता है, तो जिनको भी सांस की दिक्कत है ना, लंग से संबंधित कोई भी डिजीज है, वो लोग अपने को ब्लैक कॉफी जरूर रखें अपने पास। ब्लैक कॉफी इंस्टेंटली पिए। कॉफी एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है और एक ऐसा स्टिमुलेटर है, वो अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। तुरंत से आपको अगर अस्थमा अटैक हुआ, आप उसको एक ब्लैक कॉफी दे दो, दूध वाली नहीं, ब्लैक कॉफी, हल्का सा शहद यूज करके, तो तुरंत से वो फायदा करता है एटॉमी का ब्लैक कॉफी, राइट। तो उसको आपने हीमोहिम और ओमेगा देना है सुबह शाम, लेकिन उनको कॉफी इस्तेमाल करने के लिए बोलना जब जब उनको दिक्कत हो। दूसरा एक क्वेश्चन था, मैम ने लिखा था, संयुक्ता चौहान मैम, बच्चेदानी में रसौली मास्क की, उसका क्या प्रोडक्ट दें? देखिए, बच्चेदानी के अंदर, ओवेरी के अंदर दो तरीके से जो जिसको आप रसौली बोल रहे हो, सिस्ट बनते हैं, पॉलीसिस्टिक सेल्स बोलते हैं। एक होता है बच्चेदानी के ऊपर, जिसको मेसेंट्रिक लाइपोमा बोलते हैं। लाइपोमा बच्चेदानी का हिस्सा होता है। बच्चेदानी में कुछ गलत चीजें ना जाए तो एक छोटी छोटी झिल्लियां लगी रहती हैं, लेकिन उस पर ओवरलोड पड़ता है, आपके टॉक्सिन्स ज्यादा हो रहे हैं, ऑक्सीडेटिव्स, आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप खाना पीना ठीक नहीं है, तो ज्यादा प्रेशर की वजह से वो लाइपोमा मेसेंट्रिक लाइपोमा में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो दर्द और सूजन आ जाती है। तो एक वो हो गया। एक होता है पॉलीसिस्टिक सेल्स वाला, है ना, तो जो गांठें बनती है, छोटी गांठें, बड़ी गांठें, रसौली के रूप में, ट्यूमर के रूप में, और बाद में जाके वो कार्सिनोमा ट्यूमर के रूप में कन्वर्ट होते हैं। ऐसे केस में जब बेसिक स्टार्ट है, जिसको कोई फ्लेब्रॉइड या ऐसा सेल्स डिटेक्ट हुआ है, रसौली या छोटी गांठ वगैरह, पहले तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर, हो सकता है वो सर्जरी के लायक इतना डेवलप हो गया हो, तो उसके लिए मैं प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं कर रहा। आपका शुरुआती दौर में जब मेनोपॉज इरेगुलेट होना शुरू होता है, इसकी वजह से आपको पेड़ों में दर्द होता है, कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं, इसका मतलब आपको बच्चेदानी में गांठ है, छोटी मोटी MM की गांठ है, तो आप उसके लिए न्यूट्रासिटिकल मिक्स और पोमीग्रेनेट एक्सट्रैक्ट जेली, ये 2 प्रोडक्ट और एक स्पाइरुलिना, 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन दे दीजिए, ठीक है। और अगर ज्यादा बड़ा है रसौली बच्चेदानी में, तो प्लीज मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने डॉक्टर, फिजिशियन या सर्जन उसको दिखाएं और उसका जो भी वो मैनेजमेंट बताते हैं, सर्जरी वगैरह, वो कराएं। उसके साथ आप हीमोहिम ले सकते हैं, जिससे आपको जल्दी से रिकवरी। अब आते हैं मैम, आपका जो क्वेश्चन था उसको एक बार रिपीट कर दीजिए। सर, कोई पैरालिसिस से 16 साल से उनका चल रहा है ट्रीटमेंट, तो उनको क्या सजेस्ट किया जा सकता है, वो पूछा है जोसेफ जी ने। जी, देखिए, जो पैरालाइज या कोई नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है किसी को, है ना, पैरालाइज है कितना लंबे समय से, इसकी रिकवरी के लिए फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि जो मेडिकल साइंस या डॉक्टर्स जो भी हैं, उनका ड्यू रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, लेकिन जो नर्वस ब्रेकडाउन होते हैं, इसको पैरालाइज हम बोलते हैं, ठीक है, इसके ऊपर कोई काबू नहीं है, या इसके लिए एक प्रॉपर कोई क्लिनिकल मैनेजमेंट नहीं है। क्लिनिकल मैनेजमेंट किया जाता है, लेकिन उसके कितने प्रतिशत रिजल्ट आएंगे, ये डिपेंड करता है कि आप अपने व्यक्ति को कैसे कैटर कर रहे हो, कितनी केयरिंग कर रहे हो, और क्या ट्रीटमेंट उसको दिया जा रहा है, और पेशेंट का अपना जो माइंडसेट लेवल क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है अपनी लाइफ के प्रति, ये सारी चीजें काम करती हैं।
तो जिसको भी पैरालिसिस या किसी तरह का ऐसा डिस्टोनिया, सिंकोप और बहुत सारे डायग्नोस हैं, इस तरह की समस्या है, तो आप उसको न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, आपका पोमीग्रेनेट एक्सट्रैक्ट जेली और ओमेगा 3 प्रोडक्ट, हीमो इनकी उसको जरूरत नहीं है। जिसको भी नर्वस का प्रॉब्लम है, नर्वस ब्रेकडाउन का प्रॉब्लम या पैरालिसिस, को हीमो इनकी जरूरत नहीं है। उसको न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स सप्लीमेंट के रूप में, पोमीग्रेनेट, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स और पोमीग्रेनेट, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स लैक्टिक एसिड मेंटेन करता है, पोमीग्रेनेट एलर्जिक एसिड, और इन्हीं से प्रोड्यूस होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर 2 हैप्पी हार्मोन, जिसको बोलते हैं डोपामिन और सेरोटोनिन, जो हमारे नर्वस सिस्टम को चलाते हैं, स्मूथ फंक्शन के लिए जिम्मेदार है। तो आप सोचते हैं ये 2 ही चीजें हैं हमारे नर्वस सिस्टम के स्मूथ फंक्शन के लिए, सबसे ज्यादा सेरोटोनिन। तो जब वो मिलना शुरू हो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो फायदे होंगे। कितने प्रतिशत होंगे ये डिपेंड करता है उनको कितनी प्रतिशत वो प्रॉब्लम है और उनकी कितनी एज है। तो ये समय के हिसाब से इसका कोई डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, वी कांट प्रेडिक्ट इट। तो ये है मैम इसका रिप्लाई। ठीक है मैम, और थैंक कोई यू सो क्वेश्चन है? मच सर। जी मैम। थैंक यू सो मच सर। हैंड रेस तो अभी भी बीच में हुए थे, लेकिन जो हमने पहले कमिट किया था कि जी हम मैम, सेशन, एक मिनट, इसमें मैं एडिफिकेशन कर देता हूँ। अर्ली स्टेज पर आपको ऐसा ना हो, किसी तरह का पैरालाइज या नर्वस अटैक ना हो, तो आप सभी लोग रेगुलर अपनी डाइट में ओमेगा 3 का रेगुलर 1000 mg डेली हर शरीर की जरूरत होती है, और इतना आप भोजन द्वारा नहीं ले सकते। किसी भोजन में के द्वारा हमारा लीवर की भी जो क्षमता है, वो सिर्फ अल्फा लियोनिक एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड होता है, ALA बोलते हैं, उसको 2% तक ही वो कर सकता है कन्वर्ट, उससे ज्यादा नहीं। तो आप सोचिए आपको 1000 mg चाहिए, तो बाकी का 98% कहाँ से? वो हमें, हमारी लाइफ जब से प्रकृति में चली है, हम इसको बाहर से ही ले रहे हैं। प्रकृति ने हमें ये चीजें उपलब्ध करा रखी हैं, तो हमें बाहर से लेना है। ये ड्राई फ्रूट, नट्स और बहुत सारी चीजों से मिलता है, जैसे कि आपका सबसे आसान तरीका जिसका 95% से ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन रेशियो है, ओमेगा 3 माइक्रो एल्गी ओमेगा 3। तो इसको सभी को लेना चाहिए कि आपको इन फ्यूचर में, क्योंकि हम नहीं बोल सकते कि भाई कृष्ण कुमार को कब हार्ट अटैक आएगा या कब पैरालाइज अटैक होगा, ऐसी चीजें तो मैं खुद को ही बोल सकता हूँ ना, आपके लिए नहीं बोल सकता। तो मुझे कब कौन सा अटैक आने वाला, अंदर क्या घट रहा है, नहीं, कुछ सिम्टम्स है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो हाँ ठीक है, मेंटेन हो रहा है। तो आपको सही न्यूट्रिशन, आपकी बॉडी ठीक से नर्चर होती रहे, इसके लिए आपको एसेंशियल फैटी एसिड और प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, जिसको न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स बोलते हैं, जरूर लेना चाहिए। और आपको किसी तरह का तनाव, स्ट्रेस ना हो, इसके लिए पोमीग्रेनेट का आप एक जेली का इस्तेमाल, कम से कम एक जेली का इस्तेमाल, खास करके महिलाएं जरूर करें। इसके बहुत शानदार रिजल्ट हैं, बहुत अच्छी टेस्टिमनीज है मेरे पास। ठीक है ना, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है मैम, प्लीज। सो मच सर। एक लास्ट क्वेश्चन मैंने चैट में ही मंगवाया है, हैंड रेस था, नाम लिखा आ रहा है गोलूज आईपैड। क्वेश्चन है कि मेरी मम्मी को RA फैक्टर पॉजिटिव है, एज 58, विंटर में जॉइंट्स लॉक हो जाते हैं लाइक शोल्डर एंड एल्बो। डॉक्टर सरकार, आपसे जानना चाहेंगे आपके अंदाज में कि आप इन्हें कैसे ठीक करना चाहेंगे। देखिए, RA फैक्टर जब पॉजिटिव आता है तो जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ये जैसे बता रहे हैं, जैसे क्योंकि यहाँ हम केवल सप्लीमेंट की बात करेंगे कि कौन से सप्लीमेंट देने में इनको फायदा होगा। RA फैक्टर जब पॉजिटिव आता है तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो मैं यहाँ पोमग्रेनेट जेली और न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स इनके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा। और स्पेसिफिक इनको विंटर में जो होता है तो उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी पड़ेगी, और स्पेशली आप डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो ये जो लक्षण आ रहे हैं ये ठीक होने वाला लक्षण है, ये ठीक हो जाएगा। और न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स और पोमग्रेनेट आप इनको रिकमेंड करेंगे तो उनको रिलीफ मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच आप सभी का, ट्रेनर्स का, पैनलिस्ट का,
आप लोगों की वजह से हमारे काफी सारे डाउट्स जो मन ही मन में हम सोच रहे थे कि इसको कैसे सॉल्यूशन करें, वो आपके इतने क्रिस्टल क्लियर आंसर से, जो कि एक आम बोलचाल की भाषा में कहूंगी, क्योंकि इस एटॉमिक कम्युनिटी की स्पीकिंग ट्री, इसका एक मकसद है कि इससे जुड़ा हुआ हर इंसान कुछ ना कुछ हमसे लेकर जाए, कुछ ऐसा ज्ञान हमसे लेकर के जाए कि वो उसको आगे डुप्लीकेट करे और वो माध्यम बने जिससे कि हमें अपने आप पे नाज हो कि ये जीवन जब हमें मिला तो हम किसी के लिए कुछ कर पाए। अपने जीवन को पर्पसफुल बनाइए। एटमी एक माध्यम के तौर पे मिला है, इसमें जितना बेहतरीन आप सीख सकते हैं सीखिए, और इस सीख को अपने से जुड़े हर इंसान को डिलीवर करें, उनकी लाइफ्स को टच करें, उनकी जिंदगी में ऐसा बदलाव लाएं कि वो आपको दिल से कहें शुक्रिया। सो आज का सेशन रैप अप करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे यंग एटमियन आशुतोष त्रिपाठी को, और मेरा एक सवाल है उनसे, वो उस सवाल का जवाब देते हुए सेशन को रैप अप करें। मेरा सवाल ये है कि हम सब की टीम में ऐसे एसोसिएट्स हैं जो 20s की एज के हैं, उस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, मैं बच्चा इसलिए बोलूंगी क्योंकि मैं 50s में आने वाली हूँ, नियर टू 50 हूँ। सो जो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन है, जो हमारी एस्पिरेशन है, या जो हमारी समझ है, या जो हम इस प्लान को, इस कंपनी को, एटमी को समझे हैं, जब हम उन बच्चों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या हम अपना एक्सपीरियंस उन पर थोप देते हैं और वो हमारे साथ एटमी जुड़ने के बाद भी कनेक्ट नहीं बना पाते। सो क्या कोई ऐसी बात है जो आप महसूस करते हैं बीइंग इन दैट कैटेगरी कि हमें अपने आप को वो ठीक करनी चाहिए? क्योंकि मैं मानती हूँ कि कहीं कुछ जरूर ऐसा है। तो आशुतोष बेटा, आप प्लीज हमें गाइड करें और सेशन को रैप अप करें। थैंक यू सो मच मीता मैम कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया, आपने मुझे मौका दिया आज के इस बेहतरीन और वंडरफुल सेशन को क्लोजिंग का पार्ट मुझे मिला है, हैंडओवर मिला है करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन नॉलेजेबल सेशन होता है और ओवरऑल क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है जिसको बहुत अच्छे हमारे बीच ग्रेट लीडर्स डील करते हैं। सवाल आम जनता के किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, या फिर बिजनेस से रिलेटेड हो, तो जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उनको क्लियर करते हैं। जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर हो सकता है वो प्रेजेंट करने का। तो बहुत बेहतरीन मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को जो आंसर्स मिले हैं वो उस आंसर से सेटिस्फाइड होंगे। नहीं भी होते हैं तो और डीप में आप जान सकते हैं और चीजों को गहराई तक उस सवाल को अपने पूरे क्लियर कर सकते हैं। तो अगर बात करें इस बिजनेस से जुड़े हुए रहने के लिए, तो इससे जुड़े हुए होने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है लाइफ में क्वेश्चन जो आता है वाई। वो वाई क्वेश्चन क्लियर होना बहुत जरूरी है। कभी भी आए कि एटमी से क्यों जुड़े हैं, सबका रीजन अलग हो सकता है कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, मे भी हो सकता है कि हेल्थ इशू हो, कोई फेम कमाना चाहता है, कोई चाहता है कि मेरा नाम एक एज अ ब्रांड की तरह जाना जाए। तो एक ही चीज है कि वो ऑप्शन आपके पास क्या है कि एक ही, अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जहां मुझे नाम भी मिले, मेरी हेल्थ भी अच्छे हो, मेरी ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग मुझे जाने, बिजनेस भी डेवलप हो, और सबसे बड़ी चीज कि आने वाली जो जनरेशन है उनको एक बेहतरीन एम्पायर दे सके जिसको उन्हें सिर्फ एज अ मेंटेन करने की जरूरत है। जैसे एक होता है कि आप एक हवेली आप बनाना चाह रहे हैं, एक बड़ा मेंशन आप बनाना चाहते हैं, तो मेंशन आपने बना दिया। अब उस मेंशन में बनाने में आपने बहुत मेहनत की, पूरा नक्शा, पूरी चीजें, एक एक चीज आपने ध्यान से उसको रिसर्च करके बनवाया, और जो अगली आपकी पीढ़ी है उनको सिर्फ
उस मेंशन को मेंटेन करने की जरूरत है कि उसकी मेंटेनेंस कैसे हो सकती है, दैट्स इट। उनको वो फाउंडेशन दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। तो उसी तरीके से इस बिजनेस में आज आप इन्वॉल्व हुए हैं, आप अपनी मेहनत करते हैं, तो फाउंडेशन आप क्रिएट कर लेंगे और अल्टीमेटली जो ये एम्पायर आपका, जब भी सबके रिकॉर्ड अलग अलग टाइमिंग्स हो सकती हैं, कोई 5 इयर्स में भी सक्सेसफुल हो सकता है, उस लेवल तक जा सकता है, कोई 10 इयर्स में, मे बी 15 और 20 इयर्स। तो रिटायरमेंट की एज तक आते आते एक अच्छा खासा वेल बैलेंस्ड आपका बिजनेस डेवलप हो सकता है। तो इसी तरीके से इस बिजनेस के साथ जुड़े हैं, तो जो भी क्वेश्चन, जो भी आपके एम है, उस एम को जानना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है, वो एम क्लियर होना चाहिए कि वो फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइनेंस से रिलेटेड चीजें दूर करना चाहता हूं मैं, या फिर हेल्थ से रिलेटेड मैं चीजों को बढ़ाना चाहता हूँ कि और लोगों की मैं कैसे मदद कर सकूं हेल्थ से रिलेटेड में। तो उस सारी चीजों का एक प्लेटफॉर्म, एक आंसर, सिंपल, दैट इज एटमी। एटमी वो चीज है जो इन सारी चीजों को पूरा कर रहा है और बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल बना रहा है। सो आज का इस बेहतरीन सेशन को हम विद द कंपनी मोटो क्लोज करेंगे। गेट रेडी फॉर द मोटो, चेरिश द स्पिरिट, create the vision, follow the faith, serve in humility. Come on, let's do it. Thank you everyone. Good night, sweet dreams, and take care of yourself. All the best.